रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। क्योंकि आदरणीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि देखिए, रोजगार प्राप्त करना ही केवल एक हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी हर प्रकार से जो हमारी योग्यता है, क्षमता है और जो हमारी जिम्मेदारी है, वो अगर हम पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा सेटिस्फेक्शन भी होगा। और वो सेटिस्फेक्शन, चूंकि ये जो हमारा निजी संस्थानों का सेक्टर है, ये सेक्टर यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये आपको अनुभव पर अनुभव देते हुए जाएगा और ये अभी आपकी शुरुआत है। आपने अगर एक स्थान पर अच्छा काम कर दिया तो वो आपकी पूंजी के रूप में आपके पास जमा हो जाएगा और वो आपके आगे के करियर में काम आने वाला है, आपके जीवन में काम आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस के आधार पर आज देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, आप अपने आप को भी व्यवस्थित करते हुए और जिस व्यवस्था में लगे हैं उस व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का काम, यानी कि जिस संस्थान में, जिस इंडस्ट्री में जो काम आपको मिला है उसमें एक अच्छे मैनेजर के रूप में, एक अच्छे व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार कार्मिक के नाते हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, अगर ये हमने पहले दिन से तय कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा व्यवस्थित होकर काम करेंगे और व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, अभी गुप्ता जी कविता सुना रहे थे 3 साल के कालखंड में, तब से मैंने यही प्रयास किया अपने सभी आदरणीय मंत्रीगणों के साथ, सभी हमारे सीनियर लोगों के साथ, साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जा सके। ये हमारी प्राथमिकता थी, हमारा संकल्प था। और आज जो ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने का है, ये कार्यक्रम भी इसी का परिणाम है। और इस सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों कार्यक्रम हमारे सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देने के भी हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में हम लोग सरकारी विभागों में 15,000 से भी ज्यादा लोगों को आज नियुक्ति दे चुके हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों के समय में भर्ती प्रक्रियाओं में खुलेआम धांधली होती थी, परंतु जब से हम सरकार में आए तब से आपने महसूस किया होगा कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं इसमें व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। पहले की अपेक्षा आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा, आसानी दिखाई दे रही होगी। पहले की सरकारों के समय में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। कभी इधर जाना पड़ता था, कभी उधर जाना पड़ता था, लेकिन उसके कई बार तो परिणाम ही नहीं निकलते थे, कई बार विज्ञापन ही नहीं निकलते थे। इसी देरी का फायदा उठाकर रिश्वतखोरों द्वारा जमकर बीच में रिश्वत का खेल भी खेला जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय सीमा के अंदर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की आप रफ्तार देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रही है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति, ये कहीं ना कहीं हमारे सभी युवा वर्ग में एक भरोसा जगाती है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिता में उतरने के लिए प्रेरित करती है।
दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर राज्य में सियासत लगातार तेज हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस राजनीति करने के लिए धर्म का आश्रय लेती है। उन्होंने कहा, यह सारी दुनिया के श्रद्धालु जानते हैं कि केदारनाथ धाम हिमालय में है और हिमालय में ही रहेगा। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ धाम की यात्रा को प्रभावित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। सनातन में विश्वास रखने वाले लोगों को ठेस पहुंचाने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कि कांग्रेस को ईश्वर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। अयोध्या की विधानसभा भाजपा के पास है और केदारनाथ भी 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं विधिवत रूप से कह सकता हूं। इस प्रकार का कुप्रचार कांग्रेस कर रही है, इससे देवभूमि पर स्थान गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि जब राम मंदिर का विषय बनता है, कांग्रेस उस स्थान पर प्रश्न खड़ा करती है। जब जोशीमठ के अंदर आपदा के लिए सर्वाधिक धनराशि दी जाती है, तो तब कांग्रेस के लोग उस समय जोशीमठ पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और आज केदारनाथ धाम के अंदर जिस प्रकार की प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का कुछ चक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून के दौरान पेयजल आपूर्ति एक बड़ी चुनौती होती है। घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। वहीं बरसात के दौरान जल संस्थान विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में खराब हुई पानी की पाइपलाइनों को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया है। बता दें कि बारिश की वजह से 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहाँ पर हम एसडीपी पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं, जिसमें से 2 कोटद्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगढ़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में चालू कर दी जाएंगी। पौड़ी जिले में शराब के नशे में धुत एक सरकारी शिक्षक पर डीएम पौड़ी ने जांच बैठा दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें गांव के एक ग्रामीण शराबी शिक्षक का नशे की हालत में स्कूल आने पर विरोध जता रहा है और शराबी शिक्षक ग्रामीण को धमकी दे रहा है। वायरल वीडियो कोट विकासखंड के सफदरखाल स्थित राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। मामले में डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सफदरखाल का ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये मेरे संज्ञान में लाया गया और इस संबंध में मेरे द्वारा सीईओ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही शिक्षा विभाग से संबंध में रिपोर्ट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति वर्किंग आवर्स में या उनके ड्यूटी के दौरान शराब पिए हुए पाएगा, तो अकॉर्डिंगली उस अध्यापक या व्यक्ति विशेष या कार्मिक विशेष के विरुद्ध आवश्यक होगा। हल्द्वानी काठ गोदाम पुलिस और एसडीआरएफ ने ग्राम खेड़ा गोविंद ग्राम से एक युवक का शव बरामद किया है। बताया गया कि 14 जुलाई को खेड़ा खान से मोहित नामक युवक गोला नदी में बह गया था, तभी से पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। इसी के चलते आज स्थानीय लोगों ने पुलिस को नदी से शव बरामद होने की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये एक भोड़िया गांव पड़ता है हेड़ा खान क्षेत्र में। तो उसमें 14 तारीख को नदी में, गोला नदी में एक बालक के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया था जिला पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ एसडीआरएफ द्वारा। तो इसमें आज एक बॉडी गोविंद ग्राम क्षेत्र में गोला नदी में मिली है। संभवतः उस बच्चे की हो सकती है। परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर ही शिनाख्त की जाएगी। हरिद्वार में 22 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिले के डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप, पार्किंग और कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया है। डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार में गंदगी न हो इसके लिए करीब 8000 शौचालय भी बनाए गए हैं। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए करीब 5500 पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। में हम लोगों की पूरी टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था, रूरल एरिया में हम लोगों ने नासन बॉर्डर से लेकर डरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया था। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं। आज हम दूसरी बार कर रहे हैं। साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित। उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट में पेयजल किल्लत से जूझ रहे ग्रामीण काफी दिनों से अनिश्चितकालीन धरना करते आ रहे हैं। वहीं 42वें दिन पुलिस आंदोलनकारियों को जबरन उठाकर थाने में ले गई, जिसकी सूचना मिलते ही नगर के सभी लोग एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल ग्रामीण पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग बीते 42 दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, जिससे जनता में आक्रोश अब और ज्यादा बढ़ गया है। कल रात को जब हम धरना स्थल में पहुंचे तो तब तक उन्होंने तहसील में ताला लगा दिया था। स्पेशली कल तहसील में नया गेट लगाया गया हमारे कुछ साथियों को ऊपर बंदी बनाने के लिए, और हमारी कुछ महिला आंदोलनकारी और हमारे बड़े भाई श्री प्रवीण रावत जी, कई लोग ऊपर थे और कुछ महिलाएं और कुछ हमारे भाई लोग नीचे, हम लोग खड़े थे। उसके बाद जब हम लोगों ने थोड़ा सा बोला, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने वहाँ पे हम लोगों के लिए ताला खोला और सुबह जैसे ही 5 बजे हम लोग अपने घरों को निकले, वैसे ही उन लोगों ने हमारे इन 3 भाइयों को, 3 लोगों को वहीं पे थे जो उन लोगों को उठा के जबरन यहाँ पे ले आए। शासन के द्वारा हमको वहाँ से जबरन उठाया गया। हम केवल 3 आदमी थे उस जगह। इसका मौका प्रशासन को मिला और प्रशासन ने हमको जबरन उठा करके वहाँ से इस जगह लाया है। और आगे का हमारा जो प्लान है, जब तक पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति नहीं होती है तब तक हम ये इसमें हड़ताल में धरना स्थल पर डटे रहेंगे। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा होगा। सबसे पहली बात तो रात को हम कुछ लोग हमारे नीचे थे, कुछ लोग ऊपर थे। ऊपर वाले ऊपर रह गए, नीचे वाले नीचे रह गए, क्योंकि प्रशासन द्वारा गेट पे ताला लगा दिया गया। हमारी कुछ माताएं बहनें और कुछ आंदोलनकारी ऊपर वाले बरामदे में रह गए और कुछ नीचे रह गए। सबसे पहले शर्मनाक वाली बात तो ये हुई। और सुबह शासन प्रशासन ने मौका तलाशते ही सीधे पुलिस बल के साथ देखा कि यहाँ पे अभी संख्या बल कम है, पुलिस बल के साथ आकर के हमको जोर जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया। और वहाँ से उठाने के बाद हमको पहले पुलिस थाने में लाया गया। फिर हमने कहा भाई हमारा धरना तो लगातार निरंतर जारी रहेगा, हमें पहले स्थान दो। अगर हम आपको तहसील में आपको दिक्कत हो रही है तो हमें स्पॉट बताइए हमें कहाँ बैठना है, तब जाके हमको पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ लाके जो है। उत्तराखंड को